बड़ा सवाल है, 121 मौतों का जिम्मेदार कौन? क्या केवल सेवादार ही है या प्रशासन भी अपनी गलती स्वीकार करेगा? जांच कमेटी बन गई, कार्यवाही भी तेज है, लेकिन जिसके चरण रज को लेकर मौत की भगदड़ हुई वो बाबा सूरजपाल फरार है। आखिर किस लोक में चला गया नारायण साकार हरि? सवाल कई हैं, लेकिन सब के सब अनसुलझे हैं। चर्चा करेंगे, कई खास मेहमान मेरे साथ जुड़ने वाले हैं पैनल पर, लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये रिपोर्ट देखिए। विवेचना प्रारंभ करते हुए 6 लोगों की अभी गिरफ्तारी की गई है। हाथरस हादसे में बाबा सूरजपाल के सेवादारों पर शिकंजा कसता जा रहा है। चरण रज की होड़ में जो 121 मौत हुई, उस मामले में जो एफआईआर हुई उसमें बाबा सूरजपाल का नाम नहीं है, बस सेवादारों के नाम हैं। और पुलिस उन्हीं के माथे सब कुछ आरोपित कर रही है कि कैसे घटना हुई तो सेवादारों ने लापरवाही की। हाथरस सत्संग के मुख्य आयोजक देव प्रकाश मधुकर पर 1 लाख का इनाम घोषित कर दिया गया है। घटना जब हुई तो ये लोग मौके से फरार हो गए। इनके द्वारा वहां पर किसी प्रकार का कोई सहयोग वहां की पुलिस या प्रशासनिक व्यवस्था को नहीं दिया गया। बहरहाल प्रशासन की अपनी बात है, लेकिन जरा ये सीसीटीवी की फुटेज तो देखिए। कैसे 2 जुलाई मंगलवार को हादसे के बाद बाबा भागता दिखा, भगदड़ के बाद कार से मैनपुरी की ओर। मतलब जब सबसे ज्यादा बाबा की जरूरत थी शिष्यों के आंसू पोंछने के लिए, तो बाबा साकार नारायण हरि छूमंतर हो गए। बाबा के रहस्यलोक की परतें धीरे धीरे खुल रही हैं कि भक्तों से 1 पैसा नहीं लेने वाला बाबा की शहर दर शहर प्रॉपर्टी, महंगी कारें, प्राइवेट आर्मी है। बाबा ने एक भ्रम का पर्दा अपने शिष्यों के मस्तिष्क पर चढ़ा दिया है। अफवाह तो यहाँ तक है कि बाबा शव को भी जिंदा कर देता है, तो फिर हाथरस में पांव तले कुचली जिंदगियों को जीवित क्यों नहीं कर पाया? खैर, बाबा का पाखंड धीरे धीरे खंड खंड हो रहा है। वहीं बाबा के पटियाले आश्रम में लगे नल पर भी भ्रम है कि उस नल के पानी पीने से काफी तकलीफें उड़नछू हो जाती हैं। अब इसको क्या कहा जाए? अगर नल के जल से ही हर समस्या का हल हो तो बाबा की भी क्या जरूरत है? लेकिन भोले भाले भक्तों को कौन बताए कि उनकी भावनाओं से कैसे बाबा खेल रहा था। वो तो महज कठपुतली की तरह वो जो कहता था उसको मानने के लिए तैयार थे। यहाँ पर एक मान्यता है, एक ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर जो लोग आते हैं बाबा के अभिमंत्रित जल से जो पानी पीते हैं, उनसे तमाम बीमारियों के, तमाम कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। तो ये हाथरस मामले में सियासत भी जोरों पर है। मेरी कमीज उसकी कमीज से ज्यादा सफेद है कि चक्कर में कमीज पर आरोपों के छींटे एक दूसरे पर हैं। बहरहाल इससे किसका भला होगा नहीं मालूम, लेकिन संविधान में साइंटिफिक अप्रोच की बात है। लेकिन ऐसे बाबाओं के पाखंड से आखिर लोगों का पीछा कैसे छूटेगा? सूरज चंद्रमा की बात करने वाले हम इस पचड़े से कब बाहर निकलेंगे? कब पाखंडी सूरजों से असली सूरज का सवेरा होगा? भारत एक्सप्रेस के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ देवनाथ की रिपोर्ट। हाथरस भगदड़ मामले में न्यायिक जांच समिति गठित हुई है। उसके 3 सदस्यों के साथ एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम, डीजीपी लखनऊ मीटिंग भी कर रहे हैं। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है क्योंकि जिम्मेदारी तय करना ये बड़ा सवाल है। और ये सवाल भी अब गहरा रहा है कि क्या सेवादारों तक, आयोजकों तक ये मामला सीमित रहेगा। आपको याद होगा कल भी भारत एक्सप्रेस पर एक बड़ा पैनल मेरे साथ था और हमने इस पर चर्चा की थी। और उस चर्चा में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आए थे कि इतनी बड़ी तादाद में जब लोग लाए जाते हैं, वो सिर्फ आस्था के बूते नहीं आते, एक इवेंट मैनेजमेंट होता है। हमारी टीम्स लगातार ग्राउंड पर गईं और आपको कई ऐसी बातें बताईं जो अभी तक इन कथित बाबा के बारे में लोगों को पता नहीं थी। मेरे सहयोगी देवनाथ इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, ग्राउंड से कई ऐसी रिपोर्ट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। आपने देखा एक चमत्कारिक पानी की जो बात कही गई वो भी देवनाथ ने आपको अपनी रिपोर्ट में बताया। देवनाथ, एक और महत्वपूर्ण बात ये कही जा रही है कि यहाँ से इनके कई एजेंट्स और कई लोग जाते थे और ये लोगों को आने के लिए प्रेरित करते थे या इसको एक इवेंट की तरह चलाया जाता था। इसमें सिर्फ भक्त नहीं होते थे, कई चश्मदीदों को मैंने सुना वो कहते थे कि हमें आने के लिए बोला गया और कई प्रलोभन भी शायद दिए जाते हों। आप थोड़ा सा और स्पष्टता से बताएं क्योंकि आप लगातार वहाँ बने हुए हैं।
देखिए, बाबा के बारे में जितनी बात की जाए, जितनी मुंह उतनी बातें। दो तीन बातें जो जैसे आपने सवाल किया है उसमें बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात ये कि ये सच है कि बाबा का जो भी आयोजन है वो किसी न किसी तरीके के प्रायोजित है और उसके लिए लोग लगे हैं, बाकायदे उनके एजेंट हैं जो जगह जगह उनका प्रचार अभियान से लेकर के कमान संभाल रहे हैं। आप जरा समझिए कि जिस बड़े आयोजन में 1.25 लाख से अधिक 2 लाख तक लोग आते हैं, वहां पर कोई भी भक्त जो है मोबाइल लेकर के नहीं जा सकता। बाबा का इस साफ साफ निर्देश है कि सोशल मीडिया पर उनका इस्तेमाल न हो। यानी बाबा के जो गुप्त एजेंट हैं वो घर में जाकर के लोगों को कन्विंस करते हैं, महिलाओं को खास करके कन्विंस करते हैं और बाबा के चमत्कार से परिचित कराते हैं, कथित चमत्कार से परिचित कराते हैं। और यही वजह है कि जब हम वहां पर थे, ग्राउंड जीरो पर थे, जहां पटियाली उनका आश्रम है, वहां पर कई बुजुर्ग ऐसे मिले जो कहते हैं कि नहीं, बाबा की जान तो, हमारी जान तो बाबा ने बचाई है, हमारी बहू की जान बाबा ने बचाई है, हमारे बच्चे की जिंदगी इसलिए सुरक्षित है क्योंकि बाबा ने उनकी जान बचाई है। जाहिर सी बात के अंधविश्वास की जो परत है इतनी गहरी है, ये पीछे, इसके पीछे जो तंत्र है वो बहुत सक्षम है। यही वजह है, जरा समझिए कि पुलिस की नौकरी छोड़ करके एक आदमी जानता है कि कानून की कौन सी धारा में क्या है और यही वजह है कि वो सब कुछ दूसरे के नाम से कर रहा है। आज भी जब पुलिस कार्रवाई कर रही है तो बाबा का नाम नहीं है। क्यों? क्योंकि बाबा के नाम से तो कुछ आयोजित होता ही नहीं है। बाबा ने कोई, ये एक पॉइंट है देवनाथ और बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है, इस पर भी चर्चा करेंगे और तमाम मेहमान मेरे साथ मौजूद है। आप मेरे साथ बने रहें क्योंकि आप ग्राउंड पर मौजूद हैं। निश्चित तौर पर आपके पास में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां होंगी, वो भी इस पैनल के साथ साथ मैं यहां दर्शकों के सामने रखूंगा। मेरे साथ जो बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं उनका परिचय आपसे करवा देता हूं। उमाकांतानंद जी हैं, जो कि उमाकांतानंद जी महाराज जो हैं महामंडलेश्वर भी हैं, रामकथा वाचक भी हैं, बड़े प्रसिद्ध हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं महामंडलेश्वर जी। साथ ही साथ में मेरे साथ ए.के. जैन साहब, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश भी जुड़ेंगे। अशोक कुमार जी जो कि पूर्व डीजीपी उत्तराखंड है, वो मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अनूप संडा जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप जी, आपका स्वागत है। और कौशल कांत मिश्रा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, मेरे साथ जुड़ चुके हैं। और हम कानून के कुछ जानकारों से भी आने वाले समय में जुड़ेंगे और उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। और उमाकांतानंद जी, मैं शुरुआत आपसे ही करना चाहूँगा क्योंकि प्रश्न बड़ा उठ रहा है। कल भी हम इस पर चर्चा करते रहे। कई प्रबुद्ध लोगों का यह कहना था कि इस तरह के कथित बाबाओं को बोलने का अवसर कौन देता है, कौन बोले। समाज में आस्था के नाम पर लोगों को इकट्ठा करने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है, इस पर भी नजर रखने की जरूरत है। लेकिन यह जिम्मेदारी किसकी है? देखिए, पहले तो बहुत दुख और खेद है इस दुखद घटना के लिए और उनके मृतक आत्माओं की शांति के लिए हम प्रार्थना करते हैं। ऐसे तो हम अभी लंदन में हैं, संजोग से कल फोन आया रात में। तो जिम्मेवारी देखिए इसमें सबसे बड़ी जो है समाज की खुद की है। अंधविश्वास के नाम पे तथाकथित बाबा पनपने लगते हैं। संतों की अपनी गरिमा है भारतीय संस्कृति में, उनकी परंपराएं हैं, वैष्णव हैं, शिव हैं, शाक्त हैं, अखाड़े हैं। ये नए नए पैंट शर्ट सूट वाले आते हैं तो कभी कोई चटनी खिलाने वाला आता रहा, कोई पानी पिलाने वाला आता रहा, लाखों की भीड़ होती है। समाज को सही दृष्टि की जरूरत है, उनको समझ की जरूरत है कि हम आस्था के नाम पर, आस्था बहुत बड़ी चीज है, भगवान में आस्था रखनी चाहिए, संतों में भी रखनी चाहिए। भारतीय संस्कृति संतों की परंपरा रही है, लेकिन धर्म के नाम पे, अध्यात्म के नाम पे, अंधविश्वास के नाम पे जो भ्रम फैलाकर अपना बिजनेस, व्यापार और राजनीति चमकाते हैं लोग, इन पे शिकंजा कसा जाना चाहिए। तो समाज को भी जागृत होना पड़ेगा अंधविश्वासों के खिलाफ। और प्रशासन की जहां तक बातें प्रशासन वाले करेंगे, लेकिन प्रशासन को भी कुछ रूल बनाना चाहिए कि कोई भी अपना बड़ा कार्यक्रम कर रहा है तो प्राइवेट सिक्योरिटी को भी चेक किया जाना चाहिए और ये क्यों किया जा रहा है, किस पर्पस से किया जा रहा है और आस्था में इनकी कितनी सच्चाई है। क्योंकि आस्था होती है, मंदिरों में लोग जाते हैं, उनको लाभ मिलता है, ये तो साइंटिफिक है कि प्लेसिबो इफेक्ट है जी। एक तो मंदिर का प्रभाव, ईश्वरीय प्रभाव, संत की तपस्या का प्रभाव, लेकिन 90% तो साइकोलॉजिकल प्रभाव है कि आपकी आस्था होती है, आप खुद ही बीमारियां आपकी ठीक होती है, आपका अपना विश्वास होता है।
हमारी प्राचीन ये जो विषय सदियों है, से ये जो आपने बात उठाई है बड़े विस्तार से, आस्था को समझना बहुत जरूरी है। और आस्था के साथ में ये जो अंधविश्वास का मेल होता है, फिर उसमें भ्रम फैलाने के लिए झूठा प्रचार जिस तरीके से किया जाता है वो बड़ा घातक होता है। इस पर लगाम कैसे लगे? और क्योंकि मेरे साथ अशोक जी जैसे एक शख्सियत भी मौजूद है जो खुद डीजीपी रह चुके हैं उत्तराखंड के, वो जानते हैं कि इस तरह के जब मामले आते हैं तो क्या चुनौतियां आती हैं, क्या करना होता है। इस मामले पर राजनीति भी हो रही है। दोनों उत्तर प्रदेश के जो दो बड़े दल हैं वो उन दोनों के प्रवक्ता मेरे साथ मौजूद हैं। अशोक जी, एक बड़ा सवाल महामंडलेश्वर जी ने उठाया है और इस पर जिम्मेदारी किसकी बनती है और कैसे इन लोगों पर लगाम लगाई जाए, मैं चाहूंगा कि इस पर आप थोड़ा रोशनी डालें। देखिए, जिम्मेदारी किसकी बनती है ये तो सही मायने में जो राज्य सरकार ने जांच आदेशित की है वो डिसाइड करेगी। ठीक है, बाकी इस तरह के आयोजनों में हमको ये देखना होगा कि क्राउड का क्या रोल है, आयोजकों का क्या रोल है, प्रशासन का क्या रोल है, सबकी क्या क्या भूमिका है। और जब गहरी जांच होगी तभी बताया जा सकता है। मैं ये कह सकता हूँ कि जब बड़ी भीड़ होती है, हमने कुंभ भी करवाए हैं, अर्ध कुंभ भी करवाए हैं, कांवड़ मेले भी 7 8 10 करवाए हैं मैंने, तो उसके बहुत सारे उसमें बहुत चीज़ों का ख्याल रखना होता है कि एंट्री गेट अलग हो, एग्जिट गेट अलग हो, भीड़ के अनुरूप रास्तों की चौड़ाई हो, और अगर रास्ते रेस्ट्रिक्टेड हैं तो वहाँ पे आदमी को एग्जिट का ऑप्शन हो, और कहीं पे गाइडेड एंट्री हो। तो ये सारे काम जो है समय से किए गए नहीं किए गए, ये सारे सवाल जांच समिति के सामने आएंगे मेरे विचार से। तो रंजन मैं द्विवेदी जी ऑफ हैंड कल नहीं साथ बोल में थे सकता। मेरे, उन्होंने एक बड़ा पॉइंट, क्योंकि ये जो हम बातचीत कर रहे हैं आज एक अगले दौर की बात कर रहे हैं अशोक जी, और उन्होंने कल कुछ बात कही कि इतने मल्टीपल लेवल पर ये परमिशन होती है कि किसी एक की जिम्मेदारी तय नहीं कर सकते हैं। वहां से भी परमिशन है, पुलिस का अलग है, डीएम के पास अलग जा रहे हैं, छोटे लेवल पर बड़े लेवल पर है, और प्रशासनिक तंत्र जो होता है उसमें ऐसे जिम्मेदारियां तय करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन यह बात भी सही है कि सिर्फ आयोजक पर या सेवादार पर इस बात को डाल देना भर सीमित लगता है जांच का दायरा। नहीं, देखिए, कुल मिला के जो लापरवाही की जांच हो रही है ना, किसके स्तर पे लापरवाही है, ठीक है ना। परमिशन तो दी जाती है, परमिशन दी जाती है, उसकी फिर साथ में व्यवस्था भी होती है कि भाई उसके जगह है कि नहीं है, भीड़ कितनी अनुमानित है, फिर उसके लिए व्यवस्था है कि नहीं है, व्यवस्था की कितनी की जरूरत है, प्राइवेट गार्ड सिक्योरिटी कितनी लगा रहे हैं, हमें पुलिस कितनी लगानी पड़ेगी, पुलिस पेड होगी कि नहीं होगी, जो भी है। मतलब ये बहुत सारे इसमें इश्यूज इन्वॉल्व हैं। ऑफ हैंड हम नहीं कह सकते खाली परमिशन देना ही आप समझ ले कि गलती हो जाए, ऐसा नहीं है। मतलब गलती को निर्धारण करने के बहुत सारे की डेप्थ में जाना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा, बहुत सारे आयोजन होते हैं, परंतु उसमें किसकी लापरवाही है, किस स्तर ठीक है, पे मैं समझ गया। लापरवाही अभी है। मामला जब तक जांच नहीं हो जाती तब तक मैं आऊंगा, कुछ और बिंदु हैं जो मैं आपसे समझना चाहूंगा। लेकिन अब क्योंकि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों के प्रवक्ता भी मेरे साथ मौजूद हैं, अनूप जी, अभी आपकी शिकायत क्या है? किसी भी राजनीतिक दल की सत्ता होती, कोई भी सत्ता में होता, तो वो इसी तरह से जांच को आगे बढ़ाता, या आप कुछ खामियां पा रहे हैं जिन मुद्दों को आप अभी रखना चाहें? जी, सबसे पहले तो मैं उन मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं अपनी तरफ से और समाजवादी पार्टी की तरफ से। इस घटना के दो पहलुओं पर हमें विचार करना चाहिए। अभी हमारे आदरणीय स्वामी जी बोल रहे थे, मुझे उनकी बात बहुत अच्छी लगी। उन्होंने किसी चमत्कार की बात नहीं की, किसी उसकी बात नहीं की, उन्होंने सीधे सीधे वैज्ञानिक बात की। इसके दो पहलू, लोग ऐसे पाखंड के शिकार होते क्यों? अभी आपने ही अपनी रिपोर्ट में दिखाया, देवनाथ जी ने बताया कि ये खबर फैली कि लोग उस आश्रम का पानी पीते हैं और स्वस्थ हो जाते हैं। यहां यह सवाल उठता है कि क्या सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं अगर उचित और ससमय इलाज करती तो क्या जनता को ऐसे पाखंड का शिकार होने की बात उन लोगों, आम भोले भाले लोगों के दिमाग में आती? नंबर एक। नंबर दो, क्या जिस तरीके से सत्ता लगातार पाखंड को बढ़ावा दे रही है उसका असर इस देश की जनता के भोले भाले ग्रामीणों के ऊपर जा रहा है। जनता का दोष आप इसलिए नहीं दे सकते कि वो लोग जो अपने जीवन में अपनी रोजी रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, आर्थिक तौर पे विपन्न हैं, समाज के में हो रही अव्यवस्था कुव्यवस्था का शिकार हैं, तो वो अपने पुरुषार्थ के बाद जब उनको
प्रतिफल नहीं मिलता है तब वो ऐसे बाबाओं के पास चमत्कार की तलाश में जाते हैं। हम इस देश के लोगों को वैज्ञानिक शिक्षा ऐसी क्यों नहीं दे पा रहे हैं कि लोग समझ जाएं? वो शिक्षा का स्तर क्यों नहीं बढ़ा पा रहे हैं? इस पर विचार होना चाहिए। एक विचार दूसरे बिंदु पर होना चाहिए कि अभी बात आई जांच की, जांच होगी, कुछ लोग सस्पेंड हो जाएंगे। एफआईआर में 6 लोग आज गिरफ्तार हो गए, सेवादार और भारतीय राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा जी ने भी आश्चर्य व्यक्त किया है कि बाबा के ऊपर एफआईआर क्यों नहीं हुई, क्योंकि जो कुछ भी था आयोजन उन्हीं की शान में था। मैं आपकी बात को ऐसे समझूं, मैं चाहता था कि आप अपने सारे बिंदु रख लें, इसलिए मैंने टोका नहीं, लेकिन मैं आपकी बात को ऐसे समझता हूं कि बाबा के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। पाखंड को लेकर आप एक बात कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको यह भी बता दूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी हाथरस का दौरा करने के बाद, इशारों इशारों में कहा इनके साथ में तस्वीरों में कौन दिखाई देता है, कौन बढ़ावा दे रहा है, इनके किससे राजनीतिक कनेक्शन है, ये आप लोग तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं। वो तस्वीरें भी आई। कौशल कांत जी कई सवाल खड़े किए, अनूप संडा जी ने, मैं चाहूंगा बीजेपी का टेक क्या है, और प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर, और जांच का दायरा सीमित नहीं है, इस बात का एश्योरेंस कैसे मिलेगा लोगों को? मुझे लगता है कि अनूप जी ने कुछ भी ऐसा नहीं कहा जो कहीं से गलत हो, एक्सेप्ट एक चीज उन्होंने बोली कि हमारी सरकार पाखंड को बढ़ावा दे रही है। ये एक गलत फैक्ट है। मुझे लगता है कि अगर ऐसा कुछ है तो समाजवादी पार्टी को बताना चाहिए, और जितने भी लोग जिन्होंने अपनी अपनी राय रखी है सबकी राय बिल्कुल सही है। और जब तक जांच नहीं हो जाती किसी के खिलाफ, किसी अभी एक्शन जिस तरीके से होना चाहिए, जिस तरीके से हम उसका इंतजार कर रहे हैं, जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, आज 6 लोगों को अरेस्ट किया गया है, और मुझे लगता है कि जल्दी ही अगर जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, जैसे कानून कहेगा, उस हिसाब से लोगों को अरेस्ट करके जो भी लोग आरोपी उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और इस मामले को राजनीति ना बनाते हुए मुझे लगता है कि एक बहुत ही संवेदनापूर्ण घटना है, बहुत ही दुखद घटना है। तो इस पर राजनीति ना करते हुए कोशिश ये की जाए, सब विपक्ष हो या विपक्ष हो, राजनीति किस तरह की हो रही है? आप ज्यादातर फैक्ट से जो भी लोग आरोपी हैं, जो भी लोग अपराधी हैं, वो उनको सलाखों के पीछे होना चाहिए। आपको क्या राजनीति लग रही है कौशल कांत जी? इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, बार बार कहा जा रहा है, क्या राजनीति लग रही है, क्या राजनीति की जा रही है? देखिए, अभी तो मतलब मैं आगे पीछे क्या हो रहा है मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। इस डिबेट में एक स्टेटमेंट को छोड़ करके मुझे अपने विपक्षी समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उनकी किसी बात से कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं बोला जो राजनीतिक हो। तो मुझे कहीं भी कुछ राजनीति नजर नहीं आ रही अभी। जी अनूप जी, आपकी कई बातों से इत्तेफाक रख रहे हैं कौशल कांत जी, लेकिन आपने इसके बावजूद स्वास्थ्य का और बाबा का जो मामला था उसको जरूर उठाया था। तो मैं चाहूंगा थोड़ा सा और स्पष्ट करें आप कि समाजवादी पार्टी एग्जैक्टली इस जांच में क्या चाह रही है। अगर सबको ठीक लग रहा है तो फिर इसमें विरोध किस तरह का? नहीं, मैंने उस समय भी कहा था, मैं पूछना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी ये चाहती कि सिर्फ टीएस की जांच नहीं हुई कि घटना कैसे हुई, जो प्रशासनिक अधिकारी इसके दायरे में आ रहा है। एक तो सीधा सवाल है कि परमिशन दी होगी वहां के एसडीएम ने या एडीएम ने, उनके खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई हुई? अगर उन्होंने परमिशन दी थी तो उस परमिशन के सुपरविजन के लिए क्या व्यवस्था की गई थी? अगर वहां पे अव्यवस्था थी तो उस कार्यक्रम को रोक करके पहले समाप्त क्यों नहीं किया गया? कई दिनों से कार्यक्रम चल रहा था। अभी तो मुख्यमंत्री जी का आज मैंने एक बयान पढ़ा, उन्होंने कहा किसी साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता। जो सरकार ये दावा करती हो कि सारे अपराधियों की कमर तोड़ दी है, इस प्रदेश में सुशासन आ गया है, उसमें कौन अपराधी ऐसा आ गया जिसने इतनी बड़ी साजिश कर दी कि हमारे सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा बैठे? इसका जवाब सरकार को देना चाहिए। मैं इस बात को लेकर श्योर नहीं हूं कि कौशल कांत जी इस पर कितना जवाब दे पाएंगे, लेकिन कौशल कांत जी, क्या आपके पास इस बारे में कोई जानकारी है कि साजिश की बात क्यों कही गई? दूसरा, प्रशासनिक, ये तो मैं कल से सवाल पूछ रहा हूं, लेकिन क्योंकि मुझे जवाब नहीं मिल रहा है तो इसलिए मैं बार बार इस मुद्दे को उठा भी नहीं पा रहा हूं कि यहां पर अगर प्रशासनिक जिम्मेदारी हर कोई कहता है, जांच परमिशन लेने वाले जितने जिम्मेदार, परमिशन देने वाले उतने जिम्मेदार, तो कोई कार्रवाई क्यों नहीं दिखती? ये दो बड़े सवाल तो खड़े हो रहे हैं, लेकिन जवाब मुझे मिल नहीं पाता है। फिर भी प्रवीण जी, बिल्कुल, जब भी कभी इतनी बड़ी गैदरिंग होती है, जैसे पहला तो जो आयोजक हैं उन्होंने 80,000 की, जो मेरे को जानकारी है आप लोगों के थ्रू, 80,000 की संख्या की परमिशन थी, जहां पर 2-2.5 लाख से ज्यादा लोग आए, तो पहली गलती तो वहां पर होती है। दूसरे, प्रशासनिक के तौर पे मुझे लगता है कि जो एसओपी होनी चाहिए वो पूरी तरह से फॉलो नहीं की गई है, और इसी वजह से मुख्यमंत्री जी ने
एक कमेटी बनाई है, जुडिशियल कमेटी बनाई है, जुडिशियल प्रोब ऑर्डर की है कि आखिर गलती किसकी है, और जिसकी भी गलती उसको छोड़ा नहीं जाएगा। मैं यहाँ पे ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं प्रवीण जी कि प्रशासनिक लैप्स नहीं है, ठीक है, प्रशासनिक लैप्स ये है। आपकी बात समझ में आती, वैलिड पॉइंट है। संडा जी, अभी क्योंकि जांच पड़ताल चल रही है, हाई लेवल की कमेटी इसकी जांच करे, क्योंकि समय सीमित है, तो मैं महामंडलेश्वर जी और AK जैन साहब जो कि पूर्व DGP उत्तर प्रदेश हैं, वो भी मेरे साथ पैनल पर काफी पहले जुड़ गए थे, लेकिन मैं उनको इंट्रोड्यूस नहीं कर पाया, माफी चाहूंगा इस बात की। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। लेकिन उमाकांतानंद जी, मैं पहले आपका एक कमेंट ले लेता हूं। अभी तक आपने चर्चा सुनी, राजनीतिक जो प्रवक्ता हैं उन्होंने अपनी बात को रखा है, फिर भी मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपने बाबाओं के विषय में एक बात कही, यहां पर इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो, जो कि ये कोई पहली घटना नहीं थी, कई घटनाएं होती रही हैं, आस्था की वजह से कह लें, कभी मंदिर में होती है, कभी साड़ी लेने के लिए होती है, कभी मेले में होती है, और कभी यहां पर इस तरह से जब लोगों को लाया जाता है तब होती है। इनको रोकने के लिए क्या किया जा सकता है? आप अपनी भूमिका को किस तरह से देखते हैं, या जो भी अध्यात्म से जुड़े हुए और आध्यात्मिक चेतना को बढ़ाने का काम कर रहे हैं उन लोगों की कितनी जिम्मेदारी बनती है? देखिए, इसमें एक तो आपने सही कहा कि कभी रुद्राक्ष लेने के लिए, कभी साड़ी लेने के लिए, कभी पानी लेने के लिए बहुत तरह की भीड़ होती है। समाज को खुद भी जागृत होने की जरूरत है, और कोई भी साधु के नाम पे बन जा रहा है, उसके लिए जो संगठन है, अखाड़े हैं, हम लोग भी जिम्मेवार है कि उनका विरोध समाज में क्यों नहीं किया जाता। वो भी नहीं कर पाते क्योंकि समाज ही उनके साथ खड़ा होता है। तो पूरे समाज को वैज्ञानिक तरीके से, आध्यात्मिक तरीके से भी, क्योंकि जो अध्यात्म है किसी का भी, जो पहले भी हमने संकेत किया कि कोई समोसा, कोई चटनी, कोई पर्ची, कुछ भी करके किसी को कोई दिशा दे रहा है और उसमें लोग भ्रमित हो रहे हैं, तो समाज को जागृत होने की जरूरत है। जैसे कि अपने अनूप सांडा जी ने कहा कि वो शिक्षा की व्यवस्था वो स्कूल में तो नहीं दिया जा सकता, नहीं तो लोग भगवाकरण फिर कहने लगेंगे। समाज को खुद जागृत होना पड़ेगा, और साधु समाज भी थोड़ा जागृत रहे कि बिना परंपरा के कोई भी साधुता के नाम पे अब तो ऐसी, पहले तो मान्यता था कि साधु वेश हो कम से कम, लेकिन अब तो उसकी भी बैरियर सारे टूट चुके हैं। कोर्ट छूट में आके उपदेश दे रहे हैं। और कल एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कल तो मेरे साथ रंजन द्विवेदी जी जो कि काउंटर पार्ट हैं AK जैन साहब के, वो भी DGP रह चुके हैं, तो उन्होंने भी एक महत्वपूर्ण बात कही थी। उस पॉइंट को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूं। उन्होंने कहा था कि ये कौन प्रवचन दे रहा है, कौन लोगों को आस्था के बारे में कुछ कह रहा है, इसकी गाइडलाइंस तय करने की जिम्मेदारी किसकी हो, कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन बहुत जरूरी है कि ये कौन लोग हैं जो लोगों को आस्था, लोगों को इस तरीके के किसी भी चमत्कार या ईश्वर से जोड़ने की बात करते हैं, उनका अपना बैकग्राउंड क्या है, वो इस लायक हैं भी या नहीं है। AK जैन साहब, इस पर मैं आपकी टिप्पणी भी चाहूंगा। देखिए, ऐसा है, हमारे यहाँ बहुत बड़ी संख्या में अंधविश्वासी लोग हैं और एक भेड़ चाल वाली स्थिति है। किसी ने कह दिया कि ये पानी इनका, जो पानी छू देते हैं या जिस मिट्टी पे चलते हैं उसको घर पे ले जाओ, खुद भी प्रचार करते हैं ये। और मेरे ख्याल से घटना भी इसी वजह से हुई कि लोग बागों ने जब ये जा रहे थे निकलकर भीड़ के बीच से, बहुत बड़ी गलती है। आप भीड़ के अंदर गाड़ी लेके नहीं आ सकते और गाड़ी लेके नहीं जा सकते। इनके सेवादार, इनके जो सिक्योरिटी वाले थे, वो चारों तरफ धक्के मार रहे थे लोगों को, जो इनके सो कॉल्ड इनके शिष्य हैं, इनके अनुयायी हैं। उन कोई इधर गिरा, कोई उधर गिरा, ये सब चीजें अलाउड नहीं होती हैं। क्राउड कंट्रोल में ये इसका बड़ा महत्व है कि गाड़ी अलाउ नहीं की जाती है, कोई भी VIP VVIP अलाउ नहीं किया जाता है भीड़ के अंदर। इसीलिए कुंभ मेले में किसी में पहले सब जगह सब आदेश चले जाते हैं कि कोई कुंभ मेले के मुख्य स्नान के आसपास नहीं आएगा, और आएगा भी तो पैदल जाना पड़ेगा सामान्य नागरिक की तरीके से। तो ये सब सारे नियम कायदे इसमें ताक पे रख दिए गए। ना एक ही एंट्री थी, एक ही एग्जिट था, वहां पर दलदल हो रखा था, पानी बरसा हुआ था, मोटरसाइकिलें खड़ी थी, कई किलोमीटर तक गाड़ियां खड़ी हुई थी, और 50,000-80,000 की जगह 2.5 लाख से ऊपर लोग वहां हैं। जो ये सो कॉल्ड बाबा है, इसका पुराना इतिहास है। कोविड के दौरान इन्होंने 50 लोगों की अनुमति मांगी, 50,000 की भीड़ इकट्ठी कर दी। तो ये कभी किसी मृत लड़की को जिंदा करने की बात करते हैं, ये सब ढोंगी है। कड़ी कार्रवाई इन सब के खिलाफ होनी ये चाहिए। आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया, क्योंकि संजय चड्ढा जी जो कि बहुत ही वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, तो इस पर उनका टेक बहुत जरूरी है। क्योंकि बाबा का बयान तो आया,
लेकिन उन्होंने पहले कानूनी जमीन तैयार की, कानूनी तरीके से सोचना शुरू किया। तो कानून, आप भी खैर कानून को जानते ही हैं, लेकिन संजय चड्ढा साहब, मैं जरूर आपसे जानना चाहूंगा कि कानूनी बैकग्राउंड, हर कोई कहता है कि इसमें बाबा की क्या भूमिका है, लेकिन एक बात यह भी आती है कि बाबा का बैकग्राउंड क्या है, किस तरह से लोगों को लेकर आए, वहां होता क्या था, इतने समय से कैसे लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है। ये इवेंट मैनेजमेंट तो नहीं था, यानी लोगों को जाकर बरगला कर, जैसा देवनाथ मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं, आप लोगों की बात भी सुन रहे हैं, उनकी रिपोर्ट देखी, चमत्कारिक पानी की, ये सारी चीजें कोई ग्राउंड बनाती हैं, या बाबा, ऐसा कहा जा रहा है कि हम, मेरे जाने के बाद अराजकता फैली, ये बयान अपने आप में बताता है कि इस भगदड़ से कम ये जो घटना है, इससे बाबा का कोई लेना देना नहीं। प्रवीण जी, मैं इस बयान का कोई असर नहीं पड़ेगा, कानूनी तो दूंगा आपको, सबको क्लियर हो जाएगा। एक सिनेमा हॉल में आग लगी, सिनेमा हॉल आप सबको मालूम है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट की मैं बात कर रहा हूं, हंसल ब्रदर्स के, जो कि यहां पे एक सिनेमा हॉल में आग लगी, और उसके लिए जो मालिक हैं वो बंबई में बैठे हुए थे, उनको नहीं मालूम था कि क्या हो रहा है सिनेमा हॉल में, लेकिन प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं था। वो लोग इतने रिप्यूटेड लोग 2-2 साल जेल में रहे। पहली चीज, लाखों रुपए, करोड़ों रुपए जुर्माना हुआ। वो एक बहुत दुखद इंसिडेंस था, और ये कितना दुखद है, परिवार से जाता है प्रवीण भाई, उनसे पूछिए आप। अब मैं आता हूं, ये यहां पे न केवल ये बाबा की जिम्मेदारी बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि ये इवेंट किसने ऑर्गेनाइज किया था? बाबा के लोगों ने। ये इस इवेंट की परमिशंस क्या बाकायदा ली गई थी? नहीं ली गई थी। क्या जो सिक्योरिटी सेफ्टी का इंतजाम था? नहीं था। आप इसको अंसल वाले मैटर से क्यों नहीं कोरिलेट करके रखते हैं? एक सिनेमा हॉल जो कि बना हुआ था, वहां पे वो मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं कर पाया, बिजली, नजीर, संदर्भ बहुत जरूरी होता है, और कानूनी तौर पर संजय जी ने जो बताया उससे लगता है कि ये इंप्लीकेशंस बनते हैं, और कहीं ना कहीं आप अपनी बात को और संक्षेप में थोड़ा खत्म करें संजय जी, क्योंकि शो को अब खत्म करने की तरफ बढ़ रहा हूं, तो अपनी बात रखें जी। प्रवीण जी, मैं आपसे बड़े स्पष्ट शब्दों में और कानून की जो व्यवस्था है उसको बताना चाहता हूं। अब तो बल्कि हम लोग कह रहे हैं कि नया कानून आ गया, क्रिमिनल लॉ, वो और सख्त है, और इसमें इस बाबा का तो बचने का कोई, जैन साहब एक छोटी सी टिप्पणी इस पर भी, बाबा इसमें बचते नहीं दिखाई दे रहे। पुलिस की जो जांच पड़ताल होती है उसके दृष्टिकोण से संक्षेप में ये एक पॉइंट आपसे जानना चाहूंगा। देखिए, एसआईटी का गठन हुआ है, सारी एविडेंस इकट्ठी की जा रही है, घायलों के बयान लिए जा रहे हैं, जो पुलिसकर्मी वहां तैनात थे उनके बयान लिए जा रहे हैं, एसडीएम का बयान लिया जाएगा कि किन शर्तों पे आपने परमिशन दी थी, किस प्रकार का सुपरविजन आपका था। जब सब एविडेंस आ जाएगी और केस डायरीज कट जाएंगी, बाबा भी गिरफ्तार हो जाएगा। बाबा कोई बहुत छोटा मोटा आदमी नहीं है कि आप उसे पकड़ के ऐसे ही ले गए और कोर्ट ने जेल भेज दिया। कोर्ट में आपको एविडेंस प्रस्तुत करनी पड़ेगी, लिखित एविडेंस देनी पड़ेगी कि ये प्रमाण इनके खिलाफ मिले। ठीक है, मैं समझता हूं धीरे धीरे चलना, सोच समझ के चलना ज्यादा उचित है, बजाय इसके कि आपने जल्दबाजी में पकड़ लिया। और बाबा को पकड़ने के लिए छापेमारी पूरी तरह से तैयारी करके, पूरी जांच पड़ताल और साक्ष्यों के आधार पर ही इस मामले को आगे बढ़ाना। देवनाथ, लगातार आप बने हुए हैं मेरे साथ, मैं जरूर आपसे एक सवाल लेना चाहता हूं कि बाबा इस वक्त क्या है, कहां पर है, और बाबा को लेकर जांच की क्या दिशा है, क्योंकि आप ग्राउंड पर लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं इस वक्त। जांच की दिशा का अंदाजा प्रवीण इसी से लगा लीजिए कि जहां आप कार्रवाई की बात कर रहे हैं, पैनलिस्ट कार्रवाई की बात कर रहे हैं, उस बाबा का नाम ही, उसके बाबा के नाम से एफआईआर ही नहीं है, यानी उस पर कोई आरोप ही नहीं है। तो जाहिर है जांच की दिशा समझिए, क्योंकि बाबा एक बड़े वोट बैंक का प्रतिनिधित्व करता है, एक बड़ा प्रभाव है। और जो समाजवादी पार्टी के थे ना, वो कह रहे थे उनके लीडर्स भी बाबा के साथ फोटो खिंचवाते हैं, बीजेपी के लोग भी कह रहे हैं। तो सवाल इस बात है कि जो ये इतना बड़ा वोट बैंक है, उसके आधार पर क्या जांच की दिशा तय हो रही है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर आप 2-3 दिनों के घटनाक्रम को देखें तो जाहिर सी बात है कि बाबा का जो बाबा भाषण दे रहा था, बाबा प्रवचन कर रहा था, बाबा जिस तरीके से निकला, और किसने लोगों को बताया कि बाबा का हालांकि देखिए, हाई लेवल कमेटी बनाई गई है, उसकी जांच रिपोर्ट आएगी। मैं अभी तक जितना चर्चा को समझा, जैन साहब ने भी जो बातें रखी है, तो ऐसा नहीं है कि यहां संदेह के और कार्यवाही के दायरे से कोई भी बाहर है, लेकिन थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। जैन साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि पुख्ता साक्ष्यों के साथ, क्योंकि कानूनी इंप्लीकेशन, संजय जी ने भी उसकी जानकारी दी, जब कोर्ट में आप जाते हैं तो आपको तथ्यों
तथ्यों को, साक्ष्यों को रखना पड़ता है, उन चीज़ों को कनेक्ट करना पड़ता है। ये सिर्फ भावनात्मक रूप से नहीं हो सकता, सिर्फ गुस्से की वजह से किसी चीज़ को की कानूनी ज़मीन नहीं बनाई जा सकती है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं आप सभी पैनलिस्ट का, आपसे ठीक बातचीत रही। कौशल खान जी आपका धन्यवाद, अनूप जी आपका धन्यवाद, संजय जी आपका धन्यवाद, जैन साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और देवनाथ आप लगातार नज़र बनाए रखें, पल पल का अपडेट आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।